देवतुल्य भाइयों, मैं माँ शक्ति। आज साजन चिंतन का हमारा क्रमांक है 412 और आज हमारे बीच में आदरणीय विनय कक्कड़ जी जो एडवोकेट हैं। और आदरणीय विनय जी हमेशा नए नए विषय लाते हैं। आज का जो आपका विषय है वो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में परिवार प्रबंधन एवं सामाजिक सरोकार, फैमिली इनलाइटमेंट एंड सोशल कंटिन्यूस इन दी प्रेजेंटेशन। मतलब इसका जो विषय है वो आज के समय में बड़ा ही सारगर्भित है, बड़ा ही एक दूसरे के लिए जानने समझने का है। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे गुरुदेव ने भी कहा था, पहले व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, तो कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। अब हम आदरणीय बाकी जी से कहेंगे कि आदरणीय विनय जी के लिए दो शब्द कहें। आदरणीय बाकी जी। सभी प्रबुद्धजनों को मेरा प्रणाम। जैसा कि अरविंद भाई साहब ने बताया कि विनय भाई साहब के जो भी विषय होते हैं, बहुत एक तो जो उनका टाइटल होता है बड़ा कैची होता है, और वो जो एक बार सुनने के बाद आदमी के अंदर उत्कंठा तो रहती है कि भी इसे सुने। दूसरा परिवारवाद, जो हाँ पिछले दिनों एकात्मवाद की तरफ लोग चलने लगे थे और उसके जब दुष्परिणाम सामने आए तो अब पुनः लोग परिवारवाद या फिर समाजवाद की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। एक समय पिछले 12, 15, 20 साल पहले ऐसा भी आया था कि आदमी सोचता था मैं, मेरा बेटा और मेरा वो, लेकिन अब वो धीरे धीरे आदमी फिर जो है जुड़ने लगा, क्योंकि उनके बहुत ज्यादा नकारात्मकता रही समाज में उनकी वजह से, और बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड आदमी उधर चला गया। तो विनय भाई साहब हमारे प्रबुद्ध वक्ता हैं, बहुत सामाजिक व्यक्तित्व है हमारे और इन सबसे बड़े हमारे बड़े भाई साहब हैं। तो अब मैं विनय भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि आज का अपना उद्बोधन दें। श्री विनय कक्कड़ सर। धन्यवाद बागीश जी। आइए गायत्री मंत्र मेरे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत लाल्यते च पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरु सत्ता है श्रद्धा प्रज्ञा युता जय। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय। ओम अस्तो मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्योर्मा अमृतम गमे। ओम शांति 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 सर्वरिषु शांतिर्भवतु। देवतुल्य भाइयों बहनों, आज कबीर जयंती भी है। मैं शत शत नमन करता हूं संत कबीर को भी आज के शुभ दिन। कबीरा प्याला प्रेम का अंतर लिया लगाए, रोम रोम में रमी रहा और अमल क्या खाए। प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे शीश दई ले। ऐसे कबीरदास जी को शत शत नमन, शत शत नमन। आज मंगलवार की इस बेला में हमारे आपके हनुमान जी हमारा आपका सबका संरक्षण करें। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर राम जी की जय, मेरे हनुमान जी की जय। देवतुल्य भाइयों बहनों, आज का विषय है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में परिवार प्रबोधन एवं सामाजिक सरोकार। बंधुओं,
विषय बहुत सामयिक है। इस विषय को इसलिए भी लेना आज के इस परिप्रेक्ष्य में आवश्यक है, समझना भी आवश्यक है और इस पर कार्य करना भी आवश्यक है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हमारा परिवार प्रबंधन बुरी तरह से टूट चुका है और हमारी परिवार पद्धति छत विकसित हो रही है। आइए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, अतीत में जाकर के देखते हैं हमारे परिवार कैसे होते थे। संयुक्त परिवार हमारा गौरव हुआ करते थे। उस संयुक्त परिवार में परिवार के बुजुर्गों का एक अलग सम्मान होता था। जो परिवार का मुखिया होता था वह पूरे परिवार की देखरेख परिवार के अन्य सदस्यों के सहयोग से मिलजुल कर करता था। रामचरितमानस में कहा गया है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। जो हमारी संयुक्त परिवार पद्धति थी, प्रणाली थी, उसके मुखिया पर यह बात पूरी तरह से तब लागू होती थी जब हमारे संयुक्त परिवार कुशलता से और वास्तविक प्रबंधन के साथ अपनी जीवन यात्रा में चलते रहते थे। परिवार बड़े बड़े होते चले जाते, लेकिन बड़े होने के बावजूद परिवारों का विभाजन नहीं होता था। परिवार को एकजुट रखना यह कला थी और इस कला में हमारे परिवार के प्रबंधक गण बिल्कुल सिद्धहस्त होते थे। परिवार को टूटने से, विभाजन से बचाए रखते थे। अक्सर सुनते थे, मेरे जीते जी ये परिवार नहीं टूटेगा। ये अक्सर सुना था, मेरे जीते जी ऐसा हो नहीं सकता कि ये परिवार टूट जाए, मेरा परिवार विकसित हो जाए, मेरे परिवार का विभाजन हो जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता है। और इसके लिए वो जितना त्याग बलिदान, जितनी की आवश्यकता होती थी, मुखिया तो करता ही था और उसकी प्रेरणा से परिवार के अन्य सदस्य भी त्याग और बलिदान करते थे। समाज त्याग और बलिदानों से पोषित और पल्वित होता है और परिवारों से समाज बनता है। जब हमारे परिवार अच्छे थे, सुदृढ़ पारिवारिक प्रणाली थी हमारी, हमारे परिवारों में एक दूसरे का सम्मान था, भाईचारा था, सौहार्द था, प्रेम था। समाज भी इन्हीं मूल्यों पर चलकर सौहार्द और भाईचारा, सदाचार, प्रेम, उसमें भी यही रहता था। 20 लोगों का परिवार है, 15 लोगों का परिवार है, छोटा सा मकान है, लेकिन फिर भी सब प्रसन्न हैं, फिर भी सब प्रसन्न, किसी को किसी से शिकायत नहीं। अगर जरा सा मनमुटाव हुआ तो भोजन के समय जब साथ में सब भोजन करते थे तो वह मनमुटाव भी समाप्त हो जाता था। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सभी लोगों का परिवार में स्वभाव एक सा हो, तब भी नहीं होता था, आज भी नहीं होता। लेकिन तब सहनशीलता होती थी और उसी तरह से समाज में भी सहनशीलता हो। तब व्यक्ति जो था वो एक दूसरे की बात को सहन करने का मादा रखता था।
और सब एक साथ उठते बैठते थे। सबसे बड़ी उस विशेषता उस परिवार की ये होती थी कि सब एक साथ उठते बैठते थे। और इसी प्रकार से जब परिवारों में ऐसी व्यवस्थाएं बनी हुई थी, तो आप देखिए मोहल्लों में भी वैसी ही व्यवस्थाएं चलती। मोहल्ले में भी बुजुर्ग एक साथ होकर के शाम को बैठ जाते, मोहल्ले की स्त्रियां सब एक साथ होकर के बैठ जाती थी। कोई किसी के काम कर रहा है, कोई किसी के काम कर रहा है, कोई किसी के काम कर रहा है। बालक सारे के सारे मोहल्ले के एक साथ खेला करते थे, बालिकाएं मोहल्ले की एक साथ खेला करती थी। मोहल्ले का सुख दुख, किसी परिवार का सुख दुख वो मोहल्ले का सुख दुख हो जाता। दुख है तो पूरा मोहल्ला खड़ा होगा, आसपास के मोहल्ले आकर खड़े। खुशी है तो उस खुशी में भी सारे शामिल। परिवार की लड़की की शादी है, परिवार तो शामिल होता ही था, लेकिन वो बेटी पूरे मोहल्ले की बेटी हुआ करती। उस बेटी की शादी में पूरा मोहल्ला आकर के खड़ा हो जाता था और कितने प्रेम से निर्वहन होता था कार्यों का कि पता भी नहीं लगता था और कार्य हो जाते। जब सुबह बेटी की विदाई होती थी तो केवल बेटी की मां नहीं रोया करती थी, उस मोहल्ले की जितनी बड़ी उम्र की औरतें होती थी वह सारी तो बेटी की मां होती थी। बेटी सबके गले लग लग करके अपना हाल बांटती। बेटी का केवल पिता उसको विदा नहीं करता था, पिता तुल्य मोहल्ले के जितने लोग होते थे वो बेटी को विदा करते थे। उसका एक भाई, दो भाई, तीन भाई नहीं होते थे, मोहल्ले के जितने भाई हैं वे सारे भाई, जितनी बहनें हैं वे सब बहनें। ऐसा अपार प्यार का परिदृश्य उस समय देखने को मिलता। बारात की अगवानी पूरा मोहल्ला किया करता था। जिस समय बाराती सब खा बैठते थे, मोहल्ला तब खाने की तैयारी करता था। उससे पहले सब सेवा शुश्रूषा में लगे और कहीं कहीं तो सब लोग अपने घरों में जाकर खाते थे कि बेटी की शादी है, हम अपने घर खाएंगे, लेकिन सेवा के समय सब खड़े। ये परिवार का भी परिदृश्य यही होता। भतीजी की शादी है, ताऊ भी लगा हुआ है, चाचा भी लगा हुआ है, ताऊ के बेटे भी वैसे ही लगे हुए हैं, चाचा के बेटे भी उसी प्रकार से लगे हुए हैं, चाचियां लगी हुई हैं, ताइयां लगी हुई हैं, बुआ लगी हुई है। मां को एहसास भी नहीं होता था कि काम बहुत ज्यादा है। मां तो उस समय ये कहती थी, तुम सब हो तो काम तो हो ही जाता है। ऐसी भावना, ऐसा प्रेम ये हमारे परिवारों में होता था। परिवार क्या है मित्र? परिवार इसी का ही तो नाम है। पति, पत्नी, बच्चे, आज का परिवार। लेकिन तब का परिवार एक वृहद परिवार, दादा दादी, पिता, पिता के भाई, माता, पिता के भाइयों के बच्चे, अपने भाई, अपनी बहन, अपनी चचेरी बहन, बुआ, इन सब से मिलकर एक वृहद परिवार का निर्माण होता। एक मर्यादित आचरण रहता था, मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं होता था। जो मर्यादाएं बुजुर्गों ने बना दी, जो परंपराएं
शास्त्र विधित हैं, उन परंपराओं का पालन, उन मर्यादाओं का पालन, कैसी भी परिस्थिति हो उस परिस्थिति को मिलजुल कर बर्दाश्त करना, उसका सामना करना, प्रहार भी करना है तो मिलजुल कर प्रहार, और स्वागत करना है तो मिलजुल कर स्वागत करना। ये थे हमारे तब के परिवार। ये आप सबको, जो हमारी उम्र के लोग हैं, हमसे बड़ी उम्र के लोग हैं, सबको याद है। बहुत ज्यादा विश्लेषण करने की इसकी आवश्यकता नहीं, ये हम सबको याद है, क्योंकि हमने अपनी आंखों से ये सब होते हुए देखा। जब हम बालक होते थे तो यही तो होता था। भोजन एक जगह पक रहा है, भोजनालय में, रसोई में सारी महिलाएं मिलजुल कर कोई सब्जी काट रही है, कोई दाल पका रही है, कोई रोटी सेक रही है। कब भोजन बन गया पता भी नहीं लगता था, और फिर सब बैठ जाते। धरती पर पालथी मारी, सब बैठ गए। डाइनिंग टेबल नहीं हुआ था, चटाई बिछाई, चटाई पर बैठ गए, दरी बिछाई, दरी पर बैठ गए, पालथी मारी, प्लेट रखी आगे, और माँ ने आकर के दोस्तों भर पेट सबको खिलाना। कितनी ममता, कितनी समता होती थी। बनाने वालों में भी ममता होती थी, खाने वाले तो खाते ही थे। और इसलिए मित्रों, गैस की बीमारी नहीं होती थी। बनाने वाले प्रेम से बनाते थे। चाची बना रही है, प्रेम से बना रही है, ताई बना रही है, प्रेम से बना रही है, अपनी माँ पका रही है, प्रेम से पका रही है। इसलिए मेरे परिवार ने खाना है, मेरे बच्चों ने नहीं खाना, ऐसा नहीं बोलता था कोई। मेरे परिवार ने खाना, परिवार ने खाना, इसलिए इसको इस प्रकार से बनाना है कि सब खुशी से खाए। रस आ जाता था। याद रखना, जब माँ प्रेम से बनाती है तो उस भोजन में रस आ जाता है। आज नौकर जो खाना बनाते हैं ना, उन खानों में रस नहीं होता है, क्योंकि नौकर को खाना बनाने में सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी करनी है कि वो आपसे पैसे ले रहा है और वो खाना पका रहा है। उसके बाद खाना अच्छा बना नहीं बना, खाना अच्छा नहीं बना, आपने कहा भाई आज तो खाना अच्छा नहीं बना, उसको कोई मतलब, कल ठीक कर दूंगा बाबू। लेकिन जब वही खाना माँ, बुआ, ताई, चाची, मौसी ये बनाया करती थी, तो उस खाने में एक अजीब रस होता था। ऐसा रस होता था कि खाना खाते गए और खाना पचता गया। भूख 2 रोटी की है तो 3 रोटी खा। ये था हमारा परिवार, ये था हमारा परिवार। जो परिवार का मुखिया होता था, बिना भेदभाव के, समरसता के साथ सबको न्याय दे। कसर लग जाए, मुझे लग जाए, लेकिन दूसरे को कसर ना लगे, उसका उद्देश्य ये हो। प्रेम बना रहे, कैसे भी बना रहे, किसी भी सूरत में बना रहे। प्रेम परिवार की कसौटी तब भी थी, आज भी है, हमेशा रहे। प्रेम को बनाए रखना परिवार के बुजुर्गों का, परिवार के मुखिया का, इन सब का प्रेम को बना करके चलते। जब बांटता था तो इस निगाह से नहीं बांटता था कि मेरे बच्चों को ज्यादा मिल जाए और मेरे भाई के बच्चों को कम मिल जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। उसका दृष्टिकोण, उसका नजरिया हमेशा ये रहता था कि सब में बराबर बराबर बट जाए। इसको कहते थे हमारा वृद्ध परिवार, बड़ा परिवार।
दृष्टिकोणों का परिवर्तन होता है, परिदृश्य बदलता है। क्या परिवर्तन होता है, क्या परिदृश्य बदलता है कि वो बड़े बड़े परिवार टूटने लगते हैं और फिर क्या रहने लगते हैं। जब परिवार टूटने लगते हैं तो एक भाई अपने बच्चों को लेकर के अलग हो जाता है, दूसरा भाई दूसरे पोर्शन में अपने बच्चों को लेकर के अलग हो जाता है, तीसरा भाई एक और ऊपर के पोर्शन में अपने बच्चों को लेकर के अलग हो जाता है। चौके भी अलग अलग हो जाते हैं, सबकी रसोई अलग अलग, लेकिन अभी तक मकान एक ही रहता है। जो वो वाला विभाजन हुआ दृष्टिकोण परिवर्तन के साथ, मकान तो एक ही रहा लेकिन चौके अलग हो गए और पोर्शन भाग रहने के वह भी अलग अलग। जब ऐसा हुआ तो परिवारों में प्रेम का ह्रास होने लगा, प्रेम धीरे धीरे समाप्त हो, प्रतिस्पर्धा परिवारों में भी। आज उसके घर ये बना है तो मेरे घर ये क्यों नहीं बना, वह देसी घी से रोटी खा रहा है, हम रिफाइंड ऑयल से क्यों रोटी खा, उसके पास ज्यादा पैसा आ रहा है, मेरे पास कम आ रहा है। इस प्रकार का दृष्टिकोण का परिवर्तन उसने एक विभाजन की रेखा खींची। अब परिवार के बुजुर्ग एक तरफ, बाकी सारे भाई अपने अपने परिवारों को लेकर के मकान एक ही मकान में, अलग अलग कमरों में, अलग अलग चौकों में, इस प्रकार से रहने लगे। फिर परिदृश्य और बदल, दृष्टिकोण और संकुचित होता है। परिदृश्य दृष्टिकोण का परिवर्तन यह होता है कि मुखिया पर सारे लड़के ये जोर डालते हैं, पिताजी अब इस मकान को बेचिए, हमारे हिस्से अलग अलग करिए, हम एक मकान में नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि अब हमारे बीच में वो प्रेम नहीं रहा, अब हमारे बीच में वह सौहार्द नहीं रहा, हमारे मतभेद इतने बढ़ने लग गए हैं कि हमारे बच्चे भी आपस में लड़ने लग रहे हैं। तो बेहतर है कि आप हिस्से कर दीजिए हमारे, अब हम एक छत के नीचे नहीं रह सकते, एक मकान में नहीं रह सकते, हम अलग अलग मकान। रोज रोज के झगड़े, रोज रोज के कलेश, आपाधापी, लड़ाई झगड़ा, मुसीबत, प्रतिस्पर्धा, इन सबको देखते हुए घर का मुखिया कहता है चलो अब इस मकान को बेचते हैं, और वह पुश्तैनी मकान बिक जाता है और सब भाई अपने अपने हिस्से लेकर के अलग अलग मकान ले लेते। वृद्ध माता पिता, उनकी किसी को चिंता नहीं है, वह भी एक हिस्सा अपने लिए रख लेते, उस हिस्से से वो वृद्ध माता पिता भी अपना एक और मकान ले लेते। अब ये सारे परिवार के लोग जो यूनिट थे, वो सारे यूनिट, उसके इकाइयां अलग अलग। यहां एक और विभाजन, इसे उप विभाजन कह सकते हैं।
इस विभाजन से क्या असर होता है कि अभी तक वो एक मकान में रह रहे थे और अब उन्होंने सबने मकान अलग अलग ले लिए। किसी को छोटा मिला, किसी को बड़ा मिला, किसी ने कहीं से ज्यादा मदद ले ली, उसने बड़ा मकान ले लिया। यहां पर भी प्रतिस्पर्धा खत्म नहीं होती। स्थिति ये आ जाती है धीरे धीरे कि अलग अलग होते हुए भी सत प्रवृत्तियों का इतना ह्रास हो जाता है कि भाई भाई आपस में बोलना बंद कर देते। क्यों? एक का काम अच्छा चल रहा है, एक का काम अच्छा नहीं चल रहा है। जिसका अच्छा चल रहा है वो आडंबर दिखावा इसको भी कर रहा है, और जिसका अच्छा नहीं चल रहा है वो जल रहा है जिसका काम अच्छा चल रहा है उसको देखकर। यहां और लड़ाई झगड़े होते हैं। इस प्रकार से हमारे परिवारों की स्थिति ये हो चलती है आज के परिप्रेक्ष्य में आकर, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आकर। परिवार में बचा क्या? पति पत्नी और उनके बच्चे। चाचा से मेरी बोलचाल नहीं है, मेरे पापा की चाचा से बोलचाल नहीं। ताऊ थोड़ी बहुत बोलचाल है पर बहुत ज्यादा आना जाना नहीं है। बुआ से तो ज्यादा बोलचाल है ही नहीं। रिश्तों की गिरावट, मर्यादाएं बिल्कुल समाप्त। ऐसी रिश्तों की गिरावट, रिश्ते खत्म होते चले। यकीन मानना, यदि हमने रिश्तों की संभाल ना करी तो चार कंधे मिलने मुश्किल हो जाएंगे। याद रख लीजिएगा मेरी बात को, क्योंकि हम जिस तरीके से अपने परिवारों का निर्माण कर रहे हैं, समाज को भी हम उसी रास्ते पर ले गए। जिस समय हमारा परिवार प्रबंधन सुदृढ़ था, अच्छा था, कुशल हाथों में था, समाज भी कुशलता से आगे बढ़ रहा था। समाज का प्रबंधन भी दृढ़ था, कुशलता से आगे बढ़ता हुआ प्रबंधन था। वह खुश थे लोग, सामाजिक समरसता थी, सामाजिक सद्भाव था, सतवृत्तियां समाज में कायम थी, मर्यादाएं समाज में कायम थी। जब परिवारों का क्षीण होना चालू हुआ, परिवार विभाजित होते 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 एक छोटी छोटी इकाई बनकर रह गए, तो आज हमारे समाज की क्या स्थिति है? आज हमारा समाज भी विकृत अवस्था में है। मित्रों, शब्द प्रयोग कर रहा हूं, विकृत अवस्था। क्योंकि जैसा समाज आज का हो चला है, जिसमें पड़ोसी को पड़ोसी से मतलब नहीं, जिसमें कदम कदम पर नफरत है, प्यार क्षीण होता जा रहा है, जहां सद्व्यवहार ढूंढे नहीं मिल रहा है। इसका कारण क्योंकि हमारे परिवारों में नैतिक मूल्यों का निरंतर ह्रास हो, और चूंकि परिवारों में नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, तो इसलिए सामाजिक सरोकार, उसमें भी नैतिक मूल्यों का निरंतर ह्रास हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। और क्या क्या देखेंगे अभी, यकीन मानिएगा, यदि जागरण नहीं हुआ तो समाज को क्षत विक्षित होते हुए, विकृत से महाविकृत की अवस्था में जाते हुए
हम अपनी इन्हीं आंखों से देख करके जाए। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। खता लम्हों ने करी थी, सजा तो पीढ़ियां पाई, और वह पाएंगी पीढ़ियां सजा। इसलिए आज महती आवश्यकता है परिवार प्रबोधन। प्रबोधन क्या है? सोते हुए को जगा, जागो सोने वाले हो जागो, बहुत सो लिए हो, बहुत सो लिए हो, अब समय आ गया है जागरण। प्रबोधन कहते हैं इसी जागरण। आज परिवारों के अंदर परिवार प्रबोधन एक महती आवश्यकता है। जब परिवार प्रबोधन होगा तो समाज का भी प्रबोधन हो जाएगा। ये हल्की बात नहीं है। हम पैसे से संपन्न हो सकते हैं, हम भोगवाद से संपन्न हो सकते हैं, लेकिन यदि रिश्तों से हमारी झोली खाली है, यदि प्रेम से हमारा मन खाली है, हमारे हृदय टूटे हुए हैं, तो हम समाज को क्या देंगे? हम समाज को भी नफरत ही देंगे, हम समाज को भी कदाचार ही देंगे, हम समाज को भी अमर्यादित आचरण ही देंगे, और वह समाज विकृत से विकृत अवस्था की ओर बढ़ता चला जाए। इसलिए महती आवश्यकता है कि हम अपने परिवारों में प्रबोधन करें। हम जागरण में जागें। क्यों जागें? क्योंकि हमें अपनी परिवार प्रणाली को, अपनी परिवार पद्धति को, जो हमारी वैदिक पद्धति है, वासुदेव कुटुंबकम हमारे ही वेदों का घोष है, हमारे शास्त्रों का घोष है। हम तो पूरी विश्व को एक कुटुंब मान के चलते हैं, और हम अपने कुटुंब को नहीं बचा पाते। हमारे कुटुंब छत विकसित हो रहे हैं। तो परिवार प्रबोधन से हम अपनी कुटुंब प्रणाली को पुनर्जीवित कर सकते हैं। जब परिवारों में प्रबोधन होगा तो समाज में भी जागरण का आभास होने लगेगा, और समाज भी जागेगा, और समाज में दृष्टिकोण का परिवर्तन होगा। क्योंकि मनुष्य में सत्प्रवृत्तियों का विकास होगा तो समाज में भी सत्प्रवृत्तियों का विकास होगा, और मनुष्य यदि अमर्यादित होगा तो समाज भी मित्रों अमर्यादित ही होगा। अब परिवार बोधन किस प्रकार से? देखिए, परिवार में क्या क्या गुण होने चाहिए। बहुत सारे से चालू करता, बहुत सारे से जो शब्द से चालू, सौहार्द, सदाचार, सहकार, सद्भाव, समन्वय, संवाद, समारोह, संचय, सम्मान, संवेदना, सुख दुख में एकता का भाव, मर्यादा, परिश्रम, कार्य विभाजन, समरसता, सद्व्यवहार आदि आदि। तो थोड़े से ही गुण हैं, गुण तो बहुत सारे हैं जिन पे चर्चा करी जा सकती, लेकिन इतने भी गुण अगर हमने अपने अंदर पैदा कर लिए, अपने परिवारों में ले आए हम, तो परिवार का प्रबंधन हम कुशलता से निर्वाहन कर सकते हैं।
आज एक बहुत बड़ी अवस्था समाज की देखने को आ रही, संवेदनहीनता और संवादहीन। जब संवेदनहीन समाज हो जाएगा, परिवार जब संवेदनहीन हो जाएंगे, संवेदनाएं ह्रास की ओर बढ़ेंगी, और परिवारों में समरसता नहीं रहेगी, सद्भाव नहीं रहेगा, तो परिवार चल नहीं। हम जिन कुटुंब परिवारों की बात करते हैं, जिस पर मैंने थोड़ी देर पीछे आपको ले जाकर के बताया है, वो यदि वर्षों 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 चलते रहे, एक लंबे समय तक चलते रहे, तो उनकी बुनियाद इसी पर खड़ी। हम संवेदनहीनता की ओर बढ़ रहे हैं, हम संवाद से असंवाद की ओर जा रहे हैं। समस्याओं का समाधान संवाद से होता है। परिवार में समस्याएं आती हैं, आती रहेंगी, तब भी आती थी, आज भी आती है, भविष्य में भी आएंगी। समाज में भी समस्याएं आती हैं, तब भी आती थी, भविष्य में भी आएंगी। कुशल प्रबंधन वह होता है जिसमें संवाद, संवाद से बातचीत का हल, चर्चा, चर्चा से बातचीत का हल। मार पिटाई कोई किसी चीज का हल नहीं है, मुंह फेर लेना किसी चीज का हल नहीं है। बातचीत न करना समस्या को बढ़ावा देता है। हमें अपनी संवाद की प्रवृत्ति को बढ़ाना है। यदि हम आपस में बैठ करके परिवार में संवाद करेंगे, मेरा मेरे भाई से झगड़ा हो गया और थोड़ी देर पीछे अगर हमने संवाद कर लिया, भैया मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, तुमने गलत समझ लिया। भाई कहेगा मैंने भी ऐसा नहीं कहा था, तुमने गलत समझ लिया। तो हम थोड़ी देर पीछे ही गले लग सकते। संवेदनाएं हमारी प्रबल होनी चाहिए। ये मेरा भाई है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माता है। रिश्तों की गरिमा का एहसास होना चाहिए। जब हमारे परिवार एक होकर के चलते थे, एकजुटता से चलते थे, एकता से चलते थे, समन्वयता से चलते थे, तो उस समय परिवारों में यही गुण हुआ करते थे। और जब विभाजन होना चालू हुआ हमारे परिवारों का, तो इन गुणों के ह्रास की वजह से विभाजन होना चालू। संवाद विहीनता आई, संवेदन विहीनता आई, हमने रिश्तों की गरिमा को भुलाना प्रारंभ कर दिया, हमने सहकार खत्म कर दिया, सदाचार का आचरण खत्म कर दिया हमने। सत प्रवृत्तियां हमारी दुष्प्रवृत्तियों में परिवर्तित होने लगी। सहभोज, सहभोज की प्रवृत्ति, आहा क्या प्रवृत्ति थी वह, मिलकर खाना, वह प्रवृत्ति हमने समाप्त कर दी। कार्य का विभाजन, सबको समान कार्य का विभाजन, उसमें हमने निष्पक्षता लगना प्रारंभ हो गया। मुखिया पर उंगलियां उठनी प्रारंभ हो गई, तूने अपने बच्चे को निष्पक्ष होकर के ये नहीं करा और तूने मेरे बच्चे के साथ पक्षपात कर दिया। जहां से टूट प्रारंभ हुई थी। तो आज जब हम परिवार प्रबोधन की बात करते हैं, तो उस परिवार प्रबोधन के लिए इन्हीं गुणों का हमें समावेश करना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक ने पीछे एक परिवार के क्रम में ये बात कही कि परिवारों में 5 भय होने चाहिए। भय, भय, भय शब्द से
जो आगे शब्द बनेंगे वो मैं बताऊंगा क्या क्या होना चाहिए। पहला भय भजन, दूसरा भय भोजन, तीसरा भ्रमण, चौथा भेष और पांचवा भाषा। यदि हम परिवारों को एक रखना चाहते हैं तो उन्होंने बताया, और ये बहुत सुंदर बात है, इसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए कि परिवार को मिलकर के एक साथ दिन का कोई एक छोटा सा समय ऐसा रख लें कि जब परिवार भजन करे, कोई एक भजन, कोई राम का नाम ले, सब बैठ करके करें, उसको 5 मिनट के लिए करें। उन्होंने कहा चाहे 5 मिनट का समय है ना, 5 मिनट के लिए, और अगर प्रतिदिन समय नहीं है तो सप्ताह में एक दिन तो कर लो। एक दिन तो हम भजन के लिए कर सकते हैं। हम सब बैठे भजन करें। अच्छा, एक बात पुराने पर फिर चलते हैं, अतीत पे फिर थोड़ा सा दृष्टिपात। अब देखिए, हमारे घरों में सत्यनारायण की कथा ये एक बड़ा कॉमन कंसेप्ट है। घर घर में कभी किसी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ, क्या है जी, सत्यनारायण की कथा है। सारा परिवार एक होकर के बैठ जाता था, अड़ोस पड़ोस के लोग आ जाते थे, एक पंडित जी को बुलाया जाता था, सत्यनारायण की कथा करते थे। लगभग घंटा सवा घंटे की कथा होती, फिर थोड़ा सा सत्संग करना, कीर्तन करना, करके चाय पान करना, जलपान करना, और उसके बाद जो प्रसाद मिलना उस प्रसाद को खाना, और उसके बाद जाते नहीं थे लोग। जिसे जल्दी होती थी एक तो चले गए, पुरुष लोग अलग बैठ जाते थे। अच्छा भाई, अब 3 बज गए, 4 बज गए, कथा समाप्त हुई, चलो चाय वाय पी करके बैठ रहे हैं, चाय पर चर्चा, किसी ना किसी विषय पर चर्चा, मोहल्ले की बात पर चर्चा, परिवार के लोग बैठ के परिवार की किसी समस्या पर चर्चा, महिलाएं अलग बैठ गई, महिला अपनी चर्चा कर रही है। तो इस भजन से कितना फायदा होता था। यज्ञ होते थे, साप्ताहिक यज्ञ सब मिलकर करेंगे, सुबह जल्दी सब नहा लेने, कल रविवार है, हर रविवार को सप्ताह के यज्ञ होगा, छोटे बड़े सब उठ करके नहा लेंगे, और बैठ करके सब पालथी मार के बैठेंगे आंगन में, और उस आंगन में बैठ करके हम यज्ञ करेंगे, सब अपने अपनी आहुति डालेंगे। माँ हलवा बना के लाती, हलवे की आहुति डलती थी मीठे, फिर वही हलवा सब खाते थे मिलकर। अच्छा लगता था कि नहीं लगता? हमने ये प्रवृत्तियां समाप्त कर दी, तो इसलिए सर संचालक जी ने ये कहा, मोहन भागवत जी ने, कि सप्ताह में कोई एक दिन हम भजन करें। वैसे तो रोज करें, नियमित करना चाहिए हमें, लेकिन एक दिन सामूहिक भजन करें। भोजन हम साथ साथ करें। दिन का एक भोजन वह रात्रि का हो सकता है। हम बैठ करके सब साथ साथ, हमें ये प्रवृत्ति डालनी चाहिए। आज कोई व्यक्ति भोजन कब कर रहा है, कोई व्यक्ति भोजन कब कर रहा है, किसी ने पहले कर लिया, किसी ने बाद में कर लिया, नहीं भाई, सारी रोटी पका लो, चावल बना लो, सब एक जगह रख लो, सब्जी एक जगह रख लो, दाल एक जगह रख लो, हम उस भोजन को मिल करके करें। माँ परोसेगी, या जो भी घर का बड़ा बुजुर्ग है वो परोस देगा उसको। फल है, सब बाद में फल काट करके खाएंगे, भोजन एक साथ करें। इसमें बहुत गुण है। जब हम भोजन एक साथ करने लगेंगे ना, तो प्रेम प्रेम ये बढ़ने लगेगा, शिकायतें कम होने लगेगी। भ्रमण, उन्होंने कहा वर्ष में 1 या
2 बार, सारा प्रयोग हम उसको और वृद्ध में करें तो भाइयों के बच्चे सब मिलकर के कुछ कंट्रीब्यूशन डाल करके भ्रमण पे निकले, तीर्थ यात्रा या कोई और आसपास कहीं भी, जैसी जैसी जिसके सामने मिलकर जाएं, लेकिन मिलकर जाएं, भ्रमण पे जाएं, वहां धर्मशाला में रहें, किसी भी जगह पर रहें, एक साथ रहें। माने आप हरिद्वार जा रहे, ऋषिकेश जा रहे, 15-20 परिवार के लोग हैं, एक साथ जाएं, 3 दिन 4 दिन आप एक साथ रहेंगे, आपकी मनोवृत्ति में सुधार हो। परिजनों की मनोवृत्ति में सुधार का एक बहुत बड़ा कारण ये भ्रमण बने। आज हमारी मनोवृत्तियां, उनमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। तो परिवार प्रबोधन में भी मनोवृत्ति का बहुत बड़ा योगदान। तो हम भ्रमण करें, 6 महीने में एक बार जाएं या वर्ष में एक बार जाएं, जाएं अवश्य। इसके बाद भाषा, हम अपनी भाषा का प्रयोग करें। एक बात याद रखिएगा, जिस समाज में भाषा अपनी खत्म हो जाती है वह समाज भी टूट जाता है। अंग्रेजी आवश्यक है, जाननी चाहिए, पर अगर हम हिंदी भाषी हैं तो हम हिंदी बोलें। हमें कोशिश करनी चाहिए हम घर में अपनी भाषा बोलें, कोई बड़ी बात नहीं है, सबको आती है, बोल सकते हैं, हमें बोलनी चाहिए। हमारी भाषा जिंदा रहेगी तो हम जिंदा रहेंगे, भाषा मर गई तो हम मर गए, समाज मृतप्राय हो जाएगा, परिवार भी मृतप्राय हो जाएंगे। पंजाबी हैं तो पंजाबी बोलें अपने परिवार में, ब्रिज के हैं तो ब्रिज की भाषा बोलें अपने परिवार में, और फिर हम सबकी एक भाषा हिंदी। कुछ भी नहीं तो हिंदी तो बोलेंगे ही ना। हिंदी हमारी धरोहर है, हमें मान है, सम्मान करते हैं हम हिंदी का, गर्व करते हैं। हिंदी हमारी भाषा है, हम अपनी भाषा बोलेंगे। अगर कोई इंग्लिश परिवार का सदस्य बोल रहा, बोल ले वो, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे कि अपनी भाषा ही भूल जाए। परिवार प्रबोधन के लिए अपनी भाषा का प्रयोग करना भी उतना ही आवश्यक है जितना भजन, भोजन, भ्रमण आवश्यक। फिर हमारी भूषा, वेशभूषा, हम कुर्ता पजामा डालते हैं। अगर हमारी भाषा भूषा हमारी वो है तो सप्ताह में एक दिन हमें कुर्ता पजामा डालना चाहिए। धोती कुर्ता भूत है तो एक दिन हमें डाल लेना चाहिए धोती कुर्ता। हमारी भूषा भी जिंदा रहनी चाहिए, क्योंकि मैंने कहा परिवार प्रबोधन में समाज का भी प्रबोधन है। और जो संघ चालक जी ने ये 5 सूत्र दिए हैं, ये परिवार प्रबोधन के साथ समाज प्रबोधन के भी सूत्र हैं। आज यदि हम इन सूत्रों को अपनाते हैं तो परिवार का प्रबोधन निश्चित होगा। इसके अतिरिक्त मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हमें भूलना भी आना चाहिए। आप कहेंगे भूलना क्यों आना चाहिए? नहीं, परिवार की एकता के लिए, परिवार के प्रबोधन के लिए किसी परिवार के सदस्य ने किसी पर ताना मार दिया, व्यंग्य कर दिया, भूल जाओ उसको, भूलना सीखो। आज क्या है, ओ इसने मुझे ये कह दिया, व्यक्ति भूलता नहीं है, उसको दिमाग में डाल के चलेगा। 6 महीने बाद भी मौका मिलेगा तो उस मौके को मत चूक सिकंदर, चूकेगा नहीं, बोल देगा तूने मुझे 6 महीने पहले ऐसे कहा, आज मैं तुझे कह रहा हूं, बदला पूरा हो गया। बेशक लड़ाई हो जाए,
लेकिन वो कहे बिना मानेगा नहीं। तो इसलिए यदि परिवारों में एक रूपता लानी है, एक समरसता का भाव लेकर के आना है, तो भूलना भी आना चाहिए। सबका स्वभाव मित्रों एक सा नहीं होता, कोई मुंह फट होता है, कोई नहीं। किसी ने कह दिया, लेकिन हम अगर परिवार में एक रहना चाहते हैं, प्रेम से रहना चाहते हैं, एकता से रहना चाहते हैं, तो हमें भूलना भी आना चाहिए। कहते हैं ना, रात गई बात, अरे कह दिया उसने। हृदय का बड़प्पन, हमें अपना बड़प्पन भूलना नहीं चाहिए। हम भूल करके गले लगाने की प्रवृत्ति को विकसित करें, समाज के लिए भी ये अच्छा। जितना हम भूल करके गले लगाने की प्रवृत्ति को अपने भीतर लाएंगे, हिंदू समाज के लिए भी ये बहुत अच्छा। इसके अलावा एक और बात मैं कहना चाहता हूं। यदि आप एक जगह पर, एक ही शहर में, एक ही आसपास में 2 या 3 परिवार रहते हैं अपने ही कुटुंब के, तो सप्ताह में या 15 दिन में एक बार सहभोज की प्रवृत्ति डालें। कैसा सहभोज? सब्जी वो बना के लाएगा, दाल दूसरा पका के लाएगा, रोटी एक पका के लाएगा, चावल एक पका के लाएगा। सब जगह इकट्ठा होकर के सारी चीजें रख लेंगे और सब चीजों को रख करके फिर सब मिलकर के खाएंगे। यदि ऐसा नहीं हो सकता तो अपनी अपनी रोटी, अपनी अपनी दाल सब्जी ये बनाइए। उसने भी अपनी रोटी दाल सब्जी बनाई, तीसरे ने भी अपनी दाल रोटी सब्जी बनाई, चौथे ने भी अपनी दाल रोटी सब्जी बनाई। एक जगह पर बैठ जाइए और उसको एक दूसरे को बांट करके खाने की आदत डालिए। इसे कहते हैं सहभोज। इस प्रवृत्ति को अपनी ले आइए। आप देखेंगे किस सहभोज से दृष्टिकोण का कितना बड़ा परिवर्तन है। जितनी हम सहभोज की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देंगे, उतना हम एक दूसरे के नजदीक आएंगे। और जब हम एक दूसरे के नजदीक आएंगे, खोया हुआ प्यार हमारा फिर से पुष्पित पल्लवित होगा, तो हमारा परिवार प्रबोधन सफल हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा। आइए इन्हीं भावनाओं के साथ हम समरसता, सत्प्रवृत्तियों का विकास, सहनशीलता, सहभोज, भजन, भोजन, भ्रमण, भाषा, भूषा, इसके साथ और अन्य वह गुण जो हमारे पूर्व में कुटुंब में हम देखा करते थे, उन गुणों का पुनः विकास करें। उन गुणों को उन्हें अपने भीतर लेकर के आए, अपने परिवारों को जोड़ें, टूटने से बचाएं। यदि हमने अपने परिवारों को टूटने से बचा लिया, हम समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार करेंगे। यह समाज टूटने से बचेगा, हिंदू समाज और विशाल बनेगा, और विशाल बनेगा। हम विश्व गुरु थे, विश्व गुरु हैं, हम विश्व गुरु रहेंगे। लेकिन हमारे विश्व गुरु के अंदर 4 चांद लग जाएंगे जब हम अपने पुराने परिवार पद्धति को वापस ले आएंगे। एक होकर के, समरस होकर के, संतुष्टि के भाव के साथ, सुख में हो परिवार सभी के, मंगल में परिवार, परम पिता की, परमेश्वर की बरसे कृपा अपार। सुख में हो परिवार सभी के, मंगल में परिवार, परम पिता की, परमेश्वर की बरसे कृपा अपार।
बरसे कृपा अपार। इस भावना के साथ परिवार प्रबोधन के लिए आज की अपनी इस चर्चा को विराम देता हूँ। समय हो गया है, कुछ समय मैंने ज्यादा ले लिया है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बड़ा विशाल विषय था। इस विषय को कुछ 50 मिनट 52 मिनट में समेटना जितना मेरे लिए संभव था मैंने करा, लेकिन विषय बहुत महत्वपूर्ण है। अपने जीवन में इस विषय को बनाइए, अपने अंदर, अपने भीतर में, अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में प्रेम भाईचारा पुनः स्थापित कीजिए। देखिए, जीने का मजा ही कुछ और होगा, जीने का मजा ही कुछ और होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय विनय जी। आज आपने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में परिवार प्रबोधन एवं सामाजिक सरोकार का विषय लिया और आपने बहुत सही कहा कि शय से जो शब्द थे वो कई सारे आपने बताए हमको, और शय वाले और भय वाले अगर हमको याद हो जाएं तो जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। शय में वैसे हम 3 शब्द और भी जोड़ सकते हैं, 3 अगर आप अनुमति दें। शय से एक है सरल रहो, सहज रहो और सजग रहो। बिल्कुल, सरल बहुत रहो, सहज रहो, सजग रहो। और जो आपने कहा कि भारतीय वेशभूषा में मैं स्वयं रविवार के दिन धोती कुर्ता ही पहनता हूँ, आप जैसे जानते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धोती कुर्ता बहुत ही पहनता हूँ। और ज्यादातर मैं अपनी मीटिंग में या कहीं पर भी जहाँ वार्तालाप होती है अपनी मातृभाषा हिंदी में बात करने का प्रयास करता हूँ। सामने वाले से उम्मीद करता हूँ हिंदी में करें। जी अगर जी, नहीं कर रहा है तो मैं टोक भी देता हूँ, बहुत अच्छी क्योंकि हमारी मातृभाषा, मातृभूमि, यही हमारी जो है वो है। और आपने बहुत सही कहा कि अगर हम इस चीज का ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। चलिए अब हम सभी लोगों को अनम्यूट कर देते हैं और इस संबंध में जिस किसी को जिज्ञासा हो तो आदरणीय विनय कट जी से पूछ। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम भाई साहब, प्रणाम। बहुत आनंद आया, आपने पूरा चित्र बना दिया हमारे बचपन का। जो हमने जो परिवार जैसे हमने देखे हैं, जैसे समय बिताया, 16-17 साल घर में रहे, बिल्कुल वैसे ही शाम को हाथ मुंह धो के चटाइयाँ बिछा के संध्या करनी है, भजन गाना, उसके बाद खाना खाना। बहुत आनंद आया, बिल्कुल वो पुराना चित्र सामने आ गया आंखों हो। लेकिन लगता है कि आज के अब इतना परिवर्तन हो चुका है समाज के, परिवारों में, एम्प्लॉयमेंट में, और के वो संभव है दोबारा कि नहीं एक साथ खाना खाना, एक साथ। चलो फिर भी जो ये भावना तो आनी चाहिए, जहां तक संभव है सबको प्रेजेंट करना ही चाहिए। बहुत आनंद आया। पर आप जिस भावना से बोला है तो प्रभु, हो सकता है प्रभु आपकी आपकी भावना की कदर करे और ये वो सब भी स्थिति वापस ला दे हम भारतीयों में, तो बहुत आनंद आएगा। प्रभु की कृपा होगी तो सब ठीक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुट्ठी में रेत ले लीजिए, पता नहीं कब धीरे धीरे खसकती जाती है और एक बार बाद में जब आप देखते हैं तो मुट्ठी खाली रहती है। अगर थोड़ा सतर्कता पूर्वक रखे तो हम देखें कि मुट्ठी में पूरी भरी हुई थी। पर संस्कारों के बारे में, सजगता के बारे में, संस्कार के बारे में, समरसता के बारे में, इन तमाम चीजों के बारे में हम थोड़े से सावधान हो जाए। कहाँ से? घर से, क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा समय घर में बीतता है। 18 से 20 घंटे तो बीत ही जाते हैं घर में, ऑफिस में, स्कूल में और कॉलेज में, दूसरी जगह तो 5-6 घंटे से ज्यादा होता नहीं। और वो भी एक स्टीरियोटाइप होता है। आप क्लास से निकलते हैं, वहां चले जाते हैं, आपके सामने एक एसएससी गया, दूसरा एसएससी आ गया, वकालत के वही फिक्स है सारी। परिवार में गड़बड़ होता है। परिवार आज नाती कुछ और समस्या लेके आया या चर्चा कर रहा है। आज वो सलमान खान की चर्चा करता रहा है, दादी करती हैं उसकी चर्चा। और ये तमाम वैरायटीज जो है, जो बहुरंगी जो वातावरण है, वो केवल परिवार में मिलता है। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या हमारे समझ में हो गई। अभी हमने कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले टीवी में देखा, हर राजनीतिक दल ने अपने प्रशिक्षण शिविर के नाम पे अपने विधायकों को जोड़ा कि राज्यसभा की सदस्यता कैसे देना। थोड़ी हंसी आई कि अगर आप 4-4 बार एमएलए हो चुके हो, सांसद हो चुके, तो अब आपको नए सिरे से बताना पड़ेगा कि कैसी स्याही लगाई जाती है, कैसा आपको वरीयता का क्रम देना है। वो तो खैर बहाना था, छोड़िए। जब आप अपने लड़के या लड़की को घर से
रवाना करते हो स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, ड्यूटी के लिए, या शादी के बाद ससुराल के लिए। हमने तो नहीं देखा साहब, हमारी दादा दादी वगैरह ने किया होगा तो किया होगा, किया भी है। हमारी पत्नी बताती है कि जब वो आने लगी तो उन्होंने एक बात कही कि देखिए मामला स्थानीय है, जरा जरा सी बात फैल जाती है, आपसे खाना बनाते बहुत अच्छा बनता है लेकिन खाना बनाने में चूकिए नहीं। आज के जो विदा होती है तो धीरे से कान में वो कहती है, हाँ। बिटिया थोड़ी सी कोई तकलीफ हो तो टेलीफोन कर देना, हम भेज देंगे, चिंटू को भेज देंगे, चिंटू ठीक कर लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अरे मम्मी, वो उनको 3-4 बार समझाया, आते ही नहीं है। हमारा खाना ठंडा हो जाता है, रात को 9:30 हो रहा हो तो झल्लाते हैं। ये बात मम्मी से कह रही है, 1500 किलोमीटर दूर। मैं निवेदन ये करना चाहता था कि आज एक लड़की जो परिवार में 20, 25, 30 साल रही, किसी दिन आपने कहा, किसी दिन किसी महिला ने कहा कि बिटिया तुम यहाँ, तुम ये जो शातिरपना दिखाती हो, जो चंचलता दिखाती, ये तुम्हारी ससुराल में नहीं चलेगी। ससुराल में तुमको डिसिप्लिन बहू बन के रहना पड़ेगा। नहीं कहते, कभी नहीं कहते। अब देखिए मजेदार बात, इधर है तो लड़की है, लाडली है, मामा फूफा चाचा सबकी लाडली है, और उधर सबकी आज्ञाकारी है। हर काम अपेक्षा की जाती है कि बहू छोटी आई है, नई आई है, तुरंत उसको चाय बना के लाना, सविता एक दौड़ेगी वो। तो हम जाते समय उसको जिस, यानी उसकी उसकी ईश्वरी क्वालिटी देखी, ईश्वर ने कितनी बढ़िया दी कि उस दिन नैब साहब चर्चा कर रहे थे कि 5 मिनट पहले तक वो फलाने आदमी की लड़की थी और 5 मिनट बाद जो 7 फेरे हुए तो वो फलाने की पत्नी हो गई, फलाने की बहू हो गई। 5 मिनट में पूरा जीवन बदल गया। हम परिवार प्रबोधन की जब बात करते हैं, परिवार न टूटने की बात करते हैं, तो ये भावनात्मक बातें तो ठीक है, लेकिन अगर आईएएस का, आईआरएस का और दूसरे प्रशिक्षण शिविर लगाते हैं, आईआईटी वालों का लगाते हैं, आईटीआई वालों का लगाते सर, तो प्रभु जीवन जीने की कला, परिवार संभालने की कला, अब आपको ही तो संभालना है ना। आप तो शादी हो गई, आप 27 साल की हो गई, अब लौट के तो आने वाली है नहीं हमारे पास। ये देखो 3-4 बातें तुम ध्यान रखो सविता, बिल्कुल जो वहां पे तुमको जाके करना है वो क्या, पहली बात तो साथ से मुंह मत लड़ाना कभी। ठीक है, मान लिया कि तुमने एमकॉम फर्स्ट क्लास किया है, लेकिन तुम्हारी साथ अंगूठा छाप जरूर है और अनुभव भी बहुत है, उसकी बात को जरा ध्यान देना। वो ये कह रही है कि जरा गैस धीमा कर दो। अरे यार, इनको तो कुछ ना कुछ टोका टाकी की आदत रहती है, अभी पकी कहाँ है पूरी कढ़ी, पूरी पक तो जा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कक्कर साहब कि मूल बात हम अपने घर से शुरू करना चाहिए थी, जो होती थी। दादी ने कभी नहीं कहा, बड़ी माँ ने कभी नहीं कहा, सविता जरा बाहर चौके में, बाहर आंगन में झाड़ू लगा दो। चूंकि एक दिन पहले तक उसने देखा था आने के पहले कि उसकी सास बराबर झाड़ू लगाती थी, पत्ते बीनती थी, नीम की बताती थी और सारी व्यवस्था करती थी, गर्म पानी भी ससुर जी को रख देती थी। ये सब बातें कहने से, किताब से, प्रशिक्षण से नहीं आती है। इसके लिए 2 काम करना पड़ेंगे। एक तो हमको ये प्रशिक्षण उसके जीवन के चलते पहले दिन से, ये कहावत क्यों निकली, ये तो पराया धन है हमारे पास अमानत में रखा। अरे पराया धन है तो प्रभु जैसा रखा है सुरक्षित वैसे ही दो, अच्छा उसको करके दो, कुछ भी कचरा पकड़ा दिया तो नहीं। तो एक ये, और दूसरी बात यह है कि वैसे हमें काम करना भी चाहिए। मजा तो जब है कि जब बहू और सास में इस बात की खींचता नहीं हो कि आज का आंगन तो हम झाड़ेंगे, कल आपने झाड़ा था मम्मी जी, आज नहीं झाड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपकी उस बात को हम बहुत महत्व देते हैं। जहां तक हमारे परम आदरणीय और मित्र और हमारे अभिन्न जो दिल में बैठे हुए हैं, अरविंद शर्मा जी, नाम लेके इसलिए कह रहा हूँ कि बाकी सारे लोग दिल में बैठे हैं, लेकिन एकदम जब हम दिल खोलते हैं तो पहले वो दिख जाते, क्योंकि वो ना होते तो बाकी लोग भी हमें ना मिलते। उनने जो एक बात कही वो जरूर मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वेशभूषा तो हमने कर ली, घर में हम सारी पूजा पाठ वैसे ही करते हैं,
बाहर कभी कभी हम अंग्रेजी शब्दों का इसलिए उपयोग करते हैं कि तुम इन पीले कुर्ते वालों को, धोती वालों को पुर्रा न समझो कि ये कुछ नहीं जानते। आप ऑडियंस में बैठे हो, आप ये समझ लो कि ये भी जानते हैं कि आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है और प्रेस्टीज का मतलब क्या होता है। इसलिए बीच बीच में कभी उसका पुट देते हैं, उसके लिए कृपा कर क्षमा करेंगे। वैसे गायत्री परिवार में तो पूरी भारतीयता और भारतीयता क्या सनातन एक वो जो परंपरा है वो अपनाई गई है, बहुत साइंटिफिक वे में अपनाई गई है। आज ही मैं गुरुदेव का वो सुन रहा था सुबह 5 बजे, तो इस तरह अपनी कोई शक्ति नहीं है। धन्यवाद, आभार और बहुत बहुत आपको शुक्रिया कि आपने उस पॉइंट को पकड़ा जो हमारे दैनिक जीवन में हमको प्रभावित करने वाला होता है। विनय कक्कर जी, आपने उस दृष्टि को देखा जो हमारे जीवन में हमको अपनाना चाहिए। समय हो गया था, आपने ले लिया था ज्यादा तो हमने भी ले लिया ज्यादा। हमें कौन सा डर है ना, जब आप डरे तो हम भी नहीं डरे, और इसलिए 2 मिनट हमने ज्यादा ले लिया। हम आपको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं और ये अपील करते हैं लोगों से कि कम से कम अपने समूह के लोग वो सारी चीजों को क्रमशः अपनाएं, सिर्फ इस बात पर न छोड़ने के जैसा हो जाए चला। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये विनय जी, आपने देखा जब कभी शादी होती है तो जब लड़की विदा होती है तो उसके गेहूं और दाल या चावल ही डालते हैं, उसमें जौ डाला जाता है। जो ज्यादा है ना दाल है, ना चावल है, ना गेहूं है, कोई है। तो कभी सोचा वो जौ क्यों डाला जाता है? क्योंकि उसके पीछे कारण सिर्फ एक ही है कि जो चावल है वो जहाँ किसान पैदा करता है उसको उखाड़ कर फिर दूसरी जगह लगाता है। तो वो एक परंपरा है कि बिटिया तूने हमारे परिवार को एक अच्छा रखा, और जब तू दूसरे परिवार में जा रही है तो वहीं उस चीज का ध्यान रखना। और एक बात और कहना चाहूंगा, शादी के बाद जब बिटिया आती है घर में तो 25-30 साल का एक अनुभव होता है, तो हमें कभी भी उससे 25 दिन का अनुभव नहीं मानना चाहिए, उसको समय देना चाहिए। क्योंकि अगर हम समय देंगे तो वो हमें समझेंगे, हम उसको समझेंगे। टेक इट ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए हमें किसी बात को। चलिए सर, धन्यवाद आदरणीय जेपी सेठी साहब, धन्यवाद आदरणीय विनय कक्कर साहब, आज आपने समय निकाल कर समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, मुस्कुराना जिंदगी का वो लम्हा है, मुस्कुराना जिंदगी का वो लम्हा है जिसका अंदाज सबसे अलबेला है। मुस्कुराना जिंदगी का वो लम्हा है जिसका अंदाज सबसे अलबेला है। जिसे मिल जाए तो तन्हाई में भी खुश है, जिसे मिल जाए तो वो तन्हाई में भी खुश, और जिसे ना मिले वो भीड़ में भी अकेला है। जिसे मिल जाए तो तन्हाई में भी खुश, और जिसे ना मिले तो भीड़ में भी अकेला है। आइए 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। शांति शांति शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः।